देखिए, ये अगला रिलायंस होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपका जो प्रश्न था कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ठीक है, हम एलआईसी के शेयर होल्डर बने या ना बने, लेकिन भारत के जनसंख्या का लगभग 25% व्यक्ति एलआईसी से जुड़ा हुआ है, एक पॉलिसी होल्डर के नाते। तो उनका भविष्य क्या हो सकता है, कैसी चीजें बदल सकती हैं, इस लिहाज से इसका चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि केडिया साहब और संजय चतुर्वेदी जी ने कहा कि एक आम निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना जरूरी है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो चर्चा तो बिल्कुल बनता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। एक आम आदमी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये समझाएं इसमें कि पी रेशियो, और एक और शब्द हम लोगों को सुनने को मिल रहा है एम्बेडेड वैल्यू। तो ये कौन सी चीजें हैं सर जो एक आईपीओ में, स्पेशली इंश्योरेंस के आईपीओ में, एक आम व्यक्ति को देखना चाहिए और उसको अपना निर्णय कैसे लेना चाहिए सर? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस होता है वो बाकी बिजनेस से हटके होता है। टू बी ऑनेस्ट, इवन की जो नियरेस्ट कजिन है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, उससे भी बहुत हटके है। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में भी जो पॉलिसी का जो मियाद होता है, टर्म होता है, वो 1 साल का होता है। अब थोड़ी 2-3 साल की भी पॉलिसियां बिकने लगी है। तो 1 साल में या 2 साल में आपको उस पॉलिसी के बारे में आइडिया लग जाता है कि लॉस मेकिंग रहा कि प्रॉफिट मेकिंग रहा। जबकि लाइफ इंश्योरेंस के संदर्भ में बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसियां 20 साल, 25 साल और होल लाइफ की भी पॉलिसियां होती है। यानी बहुत लंबा टेन्योर होता है। आप शुरू के 2 साल में ये नहीं कह सकते कि ये जो पॉलिसी मैंने बेची है ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि लॉस होगा। तो इसका जो वैल्यूएशन करने का तरीका है थोड़ा अलग होता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। इसमें एक्चुरियल वैल्यूएशन वगैरह की काफी जरूरत पड़ जाती है। इम्बेडेड वैल्यू जो है, मैं आपको लेमैन के रूप में अगर समझाऊं तो ये, आप कोई भी चीज बेचते हैं, शेयर ही क्यों ना हो, तो उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू तो होगा ना, उसका मूल भाव क्या है। नॉर्मल में हम लोग देख लेते हैं जो कंपनी का जो नेटवर्थ है उसको हम लोग एक बेंच मार्किंग मान लेते हैं। लेकिन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में तो मालूम नहीं कि अगले 10 साल बाद आपने आज जो प्राइसिंग की है प्रोडक्ट की, वो आगे कैसे बिहेव करेगा, यू डोंट नो। इसलिए इसमें इम्बेडेड वैल्यू एक कंसेप्ट है जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इसमें केवल हम नेटवर्थ और ब्रांड वैल्यू नहीं देखते हैं, वो तो है ही। इसके अलावे हम ये देखते हैं कि अगर ये कंपनी आज के बाद मान लीजिए बिजनेस करना बंद भी कर दे, तो जो इसका जो फ्यूचर पॉलिसी ब्लॉक है, जो फ्यूचर जो जो एग्जिस्टिंग ब्लॉक ऑफ पॉलिसीज है, वो आने वाले समय में कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो इम्बेडेड वैल्यू का सिंपल मतलब होता है, लगभग लेमैन लैंग्वेज में, मैं भी एक्चुअली क्वालिफाइड आदमी नहीं हूं, तो मेरी अपनी समझ है, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी प्लस present value of all that future profit which is expected to be generated out of the present block of policy। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इसमें जो नितिन जी ने बोला वो बिल्कुल उन्होंने सही बोला, मेरा भी उनसे मत मिल रहा है। इंडिया में जो भी 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड है, बल्कि 3 है, एसबीआई जनरल, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, उनका जो भी वैल्यूएशन है वो एचडीएफसी का इम्बेडेड वैल्यू का 5 गुना है, एसबीआई का 3 गुना है, आईसीआईसीआई पोटेंशियल का 2.6 के आसपास है। जो मार्केट में बातें आ रही है, जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि संभवतः एलआईसी का जो मतलब जो वैल्यूएशन ये लोग कर रहे हैं या जो प्राइस निकालेंगे वो शायद 2.2 या 2.25 के आसपास होगा। इन कंपैरिजन ऑफ ऑल द 3 कंपीटिंग कंपनी, यहाँ उम्मीद है कि जो प्राइस होगा वो कम है रेशियो के बाद, लेकिन एक प्राइस प्रीमियम का, एक शेयर का जो प्राइस उम्मीद की जा रही है वो शायद 1700 से लेके 2000 के बीच में होगा। लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, अभी ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, ऑयल का दाम आज 100 रुपया डॉलर क्रॉस कर गया, इन्फ्लेशन कनाडा में, अमेरिका में ज्यादा है, फेडरल रेट बढ़ने की उम्मीदें हैं, मार्केट हमारा अप डाउन रोज हो रहा है, 2-3 जो आईपीओ आए हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लुकिंग एट द इंटायर मार्केट कंडीशन, शायद एलआईसी को 1700 या 1800 रुपया पर एक शेयर बेचना शायद थोड़ा सा दिक्कत आएगा। हैविंग सेड सो, ये जो इशू है ये गवर्नमेंट और एलआईसी खुद के लिए एक नाक का इशू है, तो उन्होंने सारे एफर्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता जो जनार्दन है उसको सपोर्ट करेगी। पॉलिसी होल्डर के लिए इस आईपीओ के क्या मायने हैं? जी धन्यवाद। मैं केडिया साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बाकी लोग का सपोर्ट मिले या न मिले, एलआईसी का जो अपना जो सेना है एजेंट की, वो बहुत इसमें काम करेगी।
और जहां तक मेरी खुद की जानकारी है, एलआईसी के ब्रांचेज में डीमेट अकाउंट खोलने के काउंटर खोले गए हैं और अभी तक संभवतः 45 लाख नए डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। तो ये जो सेना है एलआईसी की, ये जरूर इस बैतरणी में एलआईसी को पार करा देगी, मेरा भी ये मानना है। ये एक तो बात है। अब आपके प्रश्न थे कि नए जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके लिए क्या छूट है। तो जो भी हमने वो जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, उसमें मेरे ख्याल से 10% डिस्काउंट की बात की गई है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है उनको 10% कम पे मिलेगा। साथ ही एलआईसी के जो इंप्लॉई हैं उनको भी ये छूट मिल रही है। तो बट नेचुरल है कि एलआईसी का पॉलिसी होल्डर हो या एलआईसी का इंप्लॉई हो, 10% मार्जिन के साथ उनकी जर्नी की शुरुआत ही हुई। आपका जो दूसरा प्रश्न था वो थोड़ा सा शायद बहुत सुखद मेरे तरफ से स्टेटमेंट नहीं आने वाला है। जो आपने पूछा कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैं उनका क्या स्टेक है, उनका क्या भविष्य है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 3 प्रकार का ब्लॉक है पॉलिसी का। एक है यूलिप पॉलिसी का। यूलिप पॉलिसी एलआईसी के पोर्टफोलियो में बहुत छोटा है, 2% के आसपास भी नहीं है, 1.5% के आसपास है। उन पॉलिसी होल्डर्स पे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका रिटर्न मार्केट ड्रिवन होता है। दूसरा ब्लॉक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी, या जिसमें गारंटीड एडिशन होता है, जिसको फ्लक्चुएट नहीं होता है, फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है, जो प्रॉमिस है वो देना पड़ता है। वो जो ब्लॉक है वो एलआईसी में लगभग 37% के आसपास है। और जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो है विथ प्रॉफिट, जिसमें कि बोनस डिक्लेयर होता है, वो लगभग 60% के आसपास है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो विथ प्रॉफिट वाला जो ब्लॉक है, इनको लॉस होने जा रहा है, और उसके 2 कारण हैं। और दोनों कारण मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, उनका जो डीआरएचपी है उससे ही निकल के आ रहा है। पहली बात, अभी तक जो हालत थी कि जो सरप्लस जनरेट होता था उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो था वो 95% था। 5% टू शेयर होल्डर, दैट इज गवर्नमेंट, 95% टू पॉलिसी होल्डर। ये बदलने जा रहा है। अगले 2 साल ये 92.5 एंड 7.5 होगा, और तीसरे साल से ये 90-10 का रेशियो हो जाएगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि एलआईसी का परफॉर्मेंस एग्जैक्टली उसी लेवल पे रहेगा जो आज है, तो बाय दिस इटसेल्फ द बोनस रेट इज गोइंग टू रिड्यूस बाय 5%। एक तो झटका यहां हो गया। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में बड़ा क्लियर कट अकाउंटिंग होनी चाहिए कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी उनका ब्लॉक अकाउंटिंग अलग होता है और पार्टिसिपेटिव का अलग होता है। प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं पिछले 20 सालों से। मुझे नहीं मालूम कि एलआईसी ने आज तक 20 साल में क्यों नहीं किया ये। और उसका नतीजा ये है कि अगर आप देखेंगे कि मार्च 2021 के दिन इसका एम्बेडेड वैल्यू 95,000 करोड़ था, और 6 महीना बाद ये बढ़कर के 5.4 लाख करोड़ हो गया है। ये कहां से आया है? बस उन्होंने ये किया है कि ये जो घालमेल चल रहा था प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट पॉलिसी का, एक ही अकाउंटिंग से सरप्लस जनरेट हो रहा था, उसको उन्होंने सेग्रीगेट कर दिया। यानी अब क्या होगा, जो विदाउट प्रॉफिट पॉलिसियां हैं उसका जो हानि या लाभ जो भी हो वो शेयर होल्डर को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप इसका मैसेज देखिए, कम कंट्रीब्यूशन होते हुए भी जैसे ही उसको अलग किया गया, एलआईसी के शेयर का वैल्यू बढ़ गया, एम्बेडेड वैल्यू 6 गुना हो गया। इसका मतलब क्या है? कम परसेंटेज होते हुए भी नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसियां एलआईसी के प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा कंट्रीब्यूट करती थी, जो आगे नहीं कर पाएंगी। यानी आज तक नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसी के ब्लॉक का प्रॉफिट भी प्रॉफिट वालों को मिलता था, जो कल से नहीं मिलने वाला है। तो ये दूसरा झटका है। तो मेरा ये मानना है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है विथ प्रॉफिट पॉलिसी वाले, जो कि एलआईसी का बल्क है, उन्हें मतलब 5% तो गारंटीड है। उसके आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। 10% के लिए मेंटली तैयार रखे। देखिए, एक तरह से आईपीओ बना एलआईसी की अंदर की सफाई होगी, क्लीनिंग ऑफ द ऑपरेशन होगा, जो हम लोग कहते हैं। इस तरह का ऑपरेशन एक बार 97-98 में भी एलआईसी को करना पड़ा था, जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था, बहुत सारी चीजें सुधरी थी, और तब भी बोनस रेट जो इंडोमेंट पॉलिसी में 65 के आसपास चलता था, वो घट के 45 हो गया था। तो मेरा ये आशंका है, मेरी सारी खुद की पॉलिसियां विद प्रॉफिट वाली ही हैं, तो मेरी आशंका है कि 10% के आसपास तो जरूर बोनस रेट घटेगा, जो कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर के लिए शायद ये अच्छी खबर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और चीज यहाँ क्लियर कर दूं, ये जो मार्केट शेयर जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है 64-65%, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देखिए स्थिति क्या है, उस टोटल प्रीमियम में 2 ब्लॉक होते हैं। एक होता है फंड बेस्ड ग्रुप बिजनेस और एक होता है रिटेल बिजनेस। रिटेल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तब से।
LIC के प्रीमियम में आज के डेट में 65% कंट्रीब्यूशन फंड बेस्ड ग्रुप पॉलिसी का आता है, और वहां जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है बहुत ही थिन होती है। रियल कमाई रिटेल बिजनेस में होती है, जहां LIC का मार्केट शेयर घटता जा रहा है, और आज के डेट में LIC का मार्केट शेयर रिटेल लाइन ऑफ बिजनेस में 40% से भी कम आके रह गया है। तो ये 65 इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब ग्रुप में LIC का मार्केट शेयर 82 या 83% है, क्योंकि वहां सोवरिन गारंटी है, लोगों का रिटायरमेंट का पैसा लगता है, ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम, ग्रुप सुपरन्यूएशन, ग्रुप लीव इनकैशमेंट, उसमें बल्क पैसा आता है, लेकिन वो प्रीमियम नहीं होता है, वो फंड मैनेजमेंट होता है। इसके कारण ये जो चीजें हैं ना, थोड़ी बहुत का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि LIC खराब कंपनी है, लेकिन जो प्रोजेक्शन दिखाया जा रहा है 65% मार्केट शेयर, उसके अगर आप बाइफरकेट करेंगे तो थोड़ी एक परत और खुल के आएगी कि वो शायद जो लोग समझ रहे हैं वो सही नहीं है। हैविंग सेड सो, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि लॉन्ग रन में देखिए, बाहर की बहुत सारी कंपनियां पेंशन फंड वगैरह इंडिया में इन्वेस्ट करने वाली है, और जैसा कि केडिया साहब ने कहा, वो जाएंगी कहां लॉन्ग रन में, क्योंकि अगले 3-4 साल में या 5 साल में LIC के गवर्नमेंट को अपना स्टेक घटा करके 75 के नीचे लाना है, ऑफलोड करेंगे। जब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पेंशन फंड के लोग आएंगे ना, तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सब चीजें आएंगी, जिससे मैं भी ये उम्मीद कर रहा हूं कि इफिशियंसी बढ़ेगी, और उस इफिशियंसी के बढ़ने से शायद जो विथ प्रॉफिट वाले कस्टमर को थोड़ा अभी शॉर्ट लॉस हो रहा है, होने वाला है, वो शायद कवर अप हो पाएगा। तो मार्केट शेयर भी वो सही नहीं है जो लोगों को दिख रहा है, ऑनेस्टली, ये मैं कहना चाहता था। सर, फाइनल आपका सजेशन हमारे आज दर्शक के लिए, और क्या सुझाव रहेगा सर? इस पूरी चर्चा का निचोड़ आप किस तरह से उनको सजेस्ट करना चाहेंगे सर? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में LIC का जो योगदान रहा है उसको कोई नकार नहीं सकता है, ये एक हकीकत है। और LIC जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी 1956 में, उस हर उद्देश्य पे LIC ने अपना काम किया और खड़ा उतरा है। इसलिए LIC के जितने भी पुराने एम्प्लॉय रहे हैं या जो भी आज के डेट में काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा उनका सलूट। अब रही बात कि जमाने के साथ बदलना पड़ता है। अगर आप LIC का जो 642 पेज का जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। अगर LIC उन चीजों पे खुद को अमल कर ले, जैसा कि 2-3 चीजें लोगों ने बताया यहाँ, जिनका टोटल एजेंसी पे डिपेंड करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज पहले थी, आज नहीं है। बैंक का इंश्योरेंस चैनल नहीं है, ऑनलाइन चैनल नहीं है, प्रोडक्ट का जो मिक्स है नहीं है। तो जो LIC ने खुद अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जो चीजों को, वीकनेस को आइडेंटिफाई किया है, अगर उस पर ठीक से काम कर ले, तो LIC का जो ब्रांड वैल्यू है, LIC का जो रीच है, कोई टक्कर नहीं दे सकता है। रही बात शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाली बात, तो हम सबका ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में LIC का शेयर जरूर फायदेमंद होगा। शॉर्ट टर्म में मेरी अपनी कुछ लिमिटेशन है, इन सेंस कि मैं स्टॉक मार्केट बहुत प्ले करता भी नहीं हूं। मुझे डर है कि शायद अगर 1700-1800 रुपए पे भी वैल्यूएशन पे अगर शेयर आता है, तो शायद शॉर्ट टर्म में वो रिस्की हो सकता है लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। एक चीज और है कि इसी तरह के इशू 2 आए थे ना 4 साल पहले, सरकार के ही इशू थे, न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC री। अनफॉर्चुनेटली उनका जो परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं लगता है जो वैल्यूएशन का जो गेम होता है ना सरकारी कंपनियों में, जो दबी जबान हमारे संजय जी ने कहा आर्टिफिशियली इनहेंस करने वाली बात, शायद वो भी एक खतरा हो सकता है। क्योंकि आज देखिए, जिन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिया, जिन्होंने GIC री लिया, GIC री मोनोपोली कंपनी इंडिया में, आज शेयर कहाँ है? तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वहां इन्फ्लेट किया गया था। यहाँ क्या है हमें नहीं मालूम है, इसलिए मैं तो IPO में शेयर नहीं खरीदने जा रहा हूं, लेकिन मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि अगर कुछ अच्छे वैल्यूएशन पे आए तो मैं जरूर खरीदूंगा। सर मैं वैसे एक बात बोलूं, मैं वैसे मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ। तो मैंने बीच में एक आर्टिकल इसी बात पर लिखा था कि सेबी ये क्यों नहीं देखता कि जिस रेट पे शेयर इशू हुआ, लिस्टिंग उससे कम हो रही है लगातार शेयर्स की। सेबी ये क्यों नहीं देखता? इन्वेस्टर राइट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, बड़े बड़े यूट्यूब पे वो लोग डालते रहते हैं, वो ये क्यों नहीं देखता सेबी की जब शेयर नहीं लिस्ट हो रहा, उसने क्या देख के रेट अलाउ किया उनको कि इस रेट पे आप अपना शेयर सेल करो? न्यू इंडिया इंश्योरेंस का जो शेयर 800 रुपए पे लिस्ट हुआ था, एक शेयर लोगों ने खरीदा था, बाद में उन्होंने बोनस इशू भी दिया। दोनों शेयर को प्राइस को आप जोड़ भी दीजिए तो वो 280 रुपया है, यानी एक शेयर पे 520 रुपए का लॉस हुआ है इन्वेस्टर। और वहां भी कुछ ऐसी ही हाइप थी, सरकारी कंपनी है, ब्रांड वैल्यू है, बहुत एसेट्स हैं, GIC तो मोनोपोली है। तो थोड़ा सा मैं
कंजर्वेटिव हूं एज फार एज। अब पहली बात तो है कि प्राइस आया ही नहीं है, क्या ठिकाना है, शायद सरकार इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए थोड़ा सा नीचे प्राइस करे, 2 के मल्टीपल पे नहीं रखे, 1.5 पर रखे। तो लेट अस वेट एंड वॉच क्या होता है। तो मेरा तो मतलब बड़ा स्पष्ट ओपिनियन है, मैं वैसे भी बहुत स्टॉक मार्केट का आदमी नहीं हूँ, तो ये मेरा मानना है। मनोज सर, एक टेक्निकल क्वेश्चन आया है हमारे पास कि वो प्रपोजर हैं एक माइनर सन के, तो क्या वो एलिजिबल होंगे रिजर्वेशन के, जो पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन है इसके लिए? बिल्कुल होंगे, अगर माइनर के हैं तो आज के डेट में पॉलिसी के ओनर वही हैं, तो वो बिल्कुल होंगे।